नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 7 साल पहले की है, लेकिन आज भी इस घटना को सुन के रूह कांप जाती है लोगों की। बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। साल था 2017, तारीख थी 17 मई। 17 मई 2017 को जयपुर के कस्तूरबा विहार कॉलोनी में सुबह 8:15 बजे आशीष बागची नाम के एक इंजीनियर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर टोला पड़ोसी के लोग उसके घर की तरफ भागे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही देखा कि एक गाड़ी खड़ी है और एक व्यक्ति उस गाड़ी को स्टार्ट किए हुए है। जैसे ही दरवाजा खोलकर भीतर जाने की कोशिश मोहल्ले के लोगों ने की तो उन्होंने देखा कि एक महिला और 2 पुरुष, इंजीनियर बागची, आशीष बागची में ये नाम बदल कर लिख रहा हूं क्योंकि अभी भी ये अंडर ट्रायल है मुकदमा। आशीष बागची की पत्नी दिव्या बागची, ये भी नाम बदला हुआ है, जो प्रेग्नेंट थी, एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी थी जिसकी, उसको बाल से पकड़कर एक महिला और 2 पुरुष घर के दरवाजे से घसीटते हुए बाहर कार की तरफ ले जा रहे हैं। लोगों ने शोर मचाया कि क्या कर रहे हो, गर्भवती है। ये शोर सुनकर एक महिला और 2 पुरुष जो उसको खींच के बाहर ला रहे थे, वो जल्दी से उसी कार पर बैठे और वहां से भाग गए। तब तक दिव्या की सास भीतर से रोती बिलखती भागकर आई और उन्होंने बताया कि जो लोग भागे हैं उन्होंने मेरे बेटे यानी दिव्या के पति यानी इंजीनियर आशीष बागची पर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी है। हल्ला हो गया, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ, पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा कि ड्राइंग रूम में आशीष बागची का शव पड़ा है, उसे 4 गोलियां मारी गई थी। उसकी पत्नी दिव्या, जिसके लिए मैंने बताया कि एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में थी, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पुलिस ने आशीष के शव का पंचनामा किया और उसे वास्ते पोस्टमार्टम भेज दिया। पूरा वाकया जब दिव्या थोड़ा सा बताने लायक हुई और जब दिव्या की सास बताने लायक हुई तो उन्होंने ये बताया कि 17 मई 17 को एक कार आशीष के घर के बाहर आकर रुकी। कार से दिव्या की मम्मी रानी देवी, फिर से बदला हुआ नाम, और पापा विजय कुमार कार से उतरे। कार में 2 लोग और थे। एक व्यक्ति कार में ही रुक गया और दूसरा दिव्या की मम्मी पापा के साथ भीतर की तरफ बढ़ा। दिव्या के पापा ने डोरबेल दबाई, दिव्या ने गेट खोला। गेट के बाहर अपने मम्मी पापा को देखते ही दिव्या खुशी से रोने लगी और बोली, उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, पिता से लिपट कर बोली कि पापा, आपको हमारी याद इतने दिनों तक क्यों नहीं आई और इतने दिन बाद आज आप आए हो। पिता बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए पिता ने कहा कि ऐसा नहीं है बेटा, आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तूने भले ही हमारा दिल तोड़ा हो और अपनी मनमर्जी की हो,
लेकिन हम तुझे कभी भूल नहीं सकते। ये सुनकर दिव्या और खुश हुई और उसने कहा मम्मी और पापा दोनों से कि आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, घर के भीतर आ जाओ। इस पर दिव्या की माँ ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल भीतर आएंगे, आज हम सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आए हैं, यानी तुमसे मिलने आए हैं, यानी दिव्या से मिलने आए हैं। दिव्या ने मम्मी पापा के साथ एक अनजान शख्स को देखकर पूछा, पापा ये कौन हैं? इनको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इस पर पिता विजय कुमार कहते हैं कि ये हमारे परिचित हैं, हम लोग साथ साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में तेरा घर था, हम लोगों ने सोचा कि आज तुमसे मिलते हुए जाएं, इसी बहाने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, आखिर कब तक तुझसे नाराज रहेंगे तेरे माँ बाप। ये कह के वो लोग भीतर, पिता की बात सुन के दिव्या को बड़ी तसल्ली हुई कि आज ये गले शिकवे दूर करके हमेशा के लिए हमको अपनाने के लिए आए हैं। और उसने मम्मी पापा और उस तीसरे शख्स को ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठाया और तीनों के नाश्ते पानी की तैयारी करने लगी। दिव्या के पिता विजय कुमार ने उनसे पूछा कि दामाद जी दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए, कहाँ चले गए, कहीं बाहर गए हैं? दिव्या ने कहा नहीं नहीं, वो अभी सो रहे हैं, हमेशा थोड़ा लेट उठते हैं, अभी उन्हें जगा देती हूँ। इतना कह के दिव्या अपने कमरे में गई, अपने पति आशीष को बताया कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। वो भी थोड़ा अचरज में पड़ा, लेकिन फौरन वॉशरूम जाके मुंह धोया, कंघी की, थोड़ा कपड़ा अपना चेंज किया और भाग के उनके पास आ गया। उनके पास आकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, पापा जी आज आपको हमारी याद आ ही गई, और कैसे आना हुआ। विजय कुमार ने हंसते हुए कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे शादी करने के बाद दिव्या हमें भूल गई थी, हम वो अब उसको हमारे साथ भेज दो। अब वो प्रेग्नेंट है, उसे कुछ दिन अपने पीहर में रह के आराम करना होगा। वैसे भी प्रेगनेंसी के बाद लड़कियां अपने मायके जाती हैं जहां उसकी डिलीवरी होती है। आशीष कोई जवाब देता उसके पहले ही दिव्या ने कहा, पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहां किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। आशीष ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा कि आप अगर ये नहीं जाना चाहती तो आप इसे मत ले जाइए, मेरे साथ ही रहने दीजिए, यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। दिव्या और आशीष की बात सुनकर विजय कुमार ने आंखों आंखों में साथ में आए तीसरे शख्स को इशारा किया। उसने फौरन अपनी जेब से पिस्टल निकाली और आशीष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लहूलुहान आशीष फर्श पर गिर गया। साथ में दिव्या खड़ी थी, उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो उसके शव से लिपट गई। गर्दन, सीने और पैर में उसे 4 गोलियां लगी थी। वो जोर से चीख चीख कर कहने लगी, मम्मी पापा आपने हमारे साथ ये क्या किया? अपनी बेटी से इतनी नफरत। इसके पहले कि वो कुछ और समझ पाती, उसके मम्मी पापा ने उसे बालों से पकड़ा और एक हाथ वो आए हुए तीसरे शख्स ने पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। गेट के बाहर तक घसीटते हुए ले आए। गाड़ी पर उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कॉलोनी के लोग आ गए और इधर जो चौथा शख्स गाड़ी को स्टार्ट करके उसने स्टार्ट रखा था, जब ज़्यादा भीड़ हुई और लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि महिला है, इसको क्यों घसीट रहे हैं, तो वो वहीं पर उसे पटक कर पापा उसके विजय कुमार, रानी देवी और तीसरा शख्स जो साथ में जिसने गोली चलाई थी, वो तीनों कार में बैठकर फरार हो गए।
दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई हत्या, और जिसकी हत्या हुई उसकी गर्भवती पत्नी को बाहर घसीटने, दिन में 8:15 साढ़े 8 बजे की बात होगी, गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर लेकर जाने के प्रयास। तुरंत हल्ला हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आशीष की मां शकुंतला देवी ने थाने में आशीष के सास ससुर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ आशीष की हत्या और उसकी पत्नी दिव्या को जबरन ले जाने की एक FIR दर्ज कराई। जयपुर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल भी मौके पर आए। भीड़ बहुत थी, भीड़ बार बार सवाल किए जा रही थी कि साहब ये तो अंधेर हो गई। उन्होंने फौरन पुलिस टीमों का गठन किया। दिव्या के माँ बाप विजय कुमार और रानी देवी के स्केच बनवाए और उनकी तलाश शुरू की, क्योंकि पुलिस को बहुत ढेर सारे सवालों के जवाब चाहिए थे कि दिव्या के माँ बाप को उसके पति से यानी अपने दामाद से इतनी नफरत क्यों थी, और दूसरा कि आशीष के बाद क्या दिव्या के माँ बाप उसका भी मर्डर करना चाहते थे, क्यों उसे घसीट कर अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते थे। इन सवालों के जवाब के लिए बहुत जरूरी था कि दिव्या के माँ बाप की अरेस्ट हो। बहरहाल वो जिस कार से भागे थे वो 2 दिन बाद नागौर के डीडवाना में मिल गई, जिससे दिव्या के माँ बाप और वो 2 शख्स, एक जो गाड़ी चला रहा था और एक जिसने फायरिंग की थी, ये लोग भागे थे। पब्लिक ने उसका नंबर नोट किया था, उसकी तलाश हुई थी और फिर वो डीडवाना में वो गाड़ी मिल गई। दिव्या के सगे भाई राकेश, ये भी परिवर्तित नाम है, वो डीडवाना में रहता था। पुलिस ने उसकी तलाश की और उससे बातचीत के लिए थाने पर उसे रोका, और रोकने के बाद जब CDR से ये बात कन्फर्म हो गई कि राकेश अपने माँ बाप और जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसके हर 5 मिनट में उसके संपर्क में था, गोली मारे जाने के अनुमानित समय तक वो उसके संपर्क में था, इसलिए 19 मई को, 17 मई को ये घटना हुई थी, 19 मई को इस केस की सबसे पहली गिरफ्तारी दिव्या के भाई राकेश कुमार से हुई। राकेश कुमार से पूछताछ में पुलिस को काफी अहम सुराग मिले और 7 दिन बाद, घटना के 17 के 7 दिन बाद 24 को पुलिस ने दिव्या के पिता विजय कुमार और उसकी मां रानी देवी को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उनके साथ 2 और आरोपियों, मोरडोंगा गांव के रहने वाले पूर्व पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार और नागौर के मौलासर के पास रहने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने विजय कुमार को हरियाणा के कैथल से, रानी देवी और पूर्व पंचायत सदस्य विजय कुमार को सीकर से तथा रवि उर्फ रविंद्र शेखावत को जयपुर से पकड़ा। पुलिस ने बाद में यह खुलासा किया कि विजय कुमार और रवि मर्डर की साजिश में तो शामिल हैं, लेकिन जयपुर में आशीष को गोली मारने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी और कार को लेकर भागने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पड़ताल से यह भी पता लगा कि विजय कुमार के जरिए रवि उर्फ रविंद्र शेखावत को इस घटना से 6 महीने पहले 3 लाख रुपए में आशीष की हत्या की सुपारी दी गई थी। इसी साजिश की वजह से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तमाम कोशिश के बाद भी रविंद्र उर्फ रवि और विजय कुमार इस हत्या को अंजाम नहीं दे पाए। शेखावटी का रहने वाला विजय कुमार 16 साल पहले भारतीय सेना से रिटायर हुआ था। वो अपने परिवार के साथ जयपुर रहने लगा।
सेना से रिटायर होने के बाद वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगा। विजय कुमार के परिवार में, विजय कुमार यानी दिव्या की पापा, तो और उसके साथ विजय कुमार के साथ उसकी पत्नी रानी देवी यानी दिव्या की माँ और भाई राकेश ये रहने लगे। मतलब दिव्या बेटी, राकेश बेटा और विजय कुमार और रानी देवी, ये 4 लोगों का परिवार था। वहीं दूसरी ओर आशीष के पिता, मृतक आशीष जिसको गोली मारी गई थी, उसके पिता राम कुमार केरल के रहने वाले थे। राम कुमार जयपुर में ए श्रेणी के ठेकेदार थे और उनका करीब 3 साल पहले निधन हो गया था। आशीष की मां शकुंतला देवी, ये भी परिवर्तित नाम है, नर्स के पद से रिटायर हुई थी। केरल की रहने वाली थी। केरल की नर्सेस पूरे देश में, विदेश में, पूरे जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें अस्पतालों में काम करती हैं। उनकी माँ भी, आशीष की माँ भी ऐसी ही एक नर्स थी और रिटायर हो गई थी। आशीष के परिवार में सिर्फ आशीष और उसकी माँ ही बचे थे। पिता का पहले देहांत हो चुका था। दिव्या और आशीष जयपुर के वैशाली नगर में पास पास रहते थे। दोनों परिवारों में बड़े अच्छे संबंध थे। विजय कुमार का बेटा राकेश यानी दिव्या का भाई राकेश और दिव्या का पति आशीष ये साथ साथ पढ़ते थे। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दिव्या और वहीं दिव्या जो है केंद्रीय विद्यालय सेकंड में पढ़ा करती थी। बाद में आशीष ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और दिव्या ने एलएलबी की पढ़ाई की। दिव्या के भाई राकेश ने भी बीटेक कर लिया था। पास पास रहने और पढ़ाई के दौरान आशीष का अपने दोस्त राकेश की बहन दिव्या से भी इंट्रोडक्शन हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के दरमियान आशीष और दिव्या नज़दीक आ गए। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि दोनों के कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन मिलने का समय वो निकाल लेते थे। आशीष ने अपनी माँ को अपने मतलब दिव्या के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन दिव्या ने घर वालों से कभी सांस नहीं ली। वो जानती थी कि इस तरह के रिश्ते की भनक लगते ही मेरे माँ बाप मुझे घर में बंद कर देंगे, या हो सकता है आशीष पर कोई आपराधिक मामला दायर करें या उसे मार दें। वो अच्छी तरह जानती थी अपने परिवार के लोगों के बारे में। ऐसे में उसने कभी भी, दिव्या ने अपनी माँ, पिता या भाई को इसकी भनक नहीं लगने दी। और 2011 में दोनों ने आर्य समाज के एक मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने अपनी शादी के बारे में अपने अपने परिवार को बिल्कुल नहीं बताया। शादी के बाद भी आशीष और दिव्या अपने अपने घरों में ही रह रहे थे। इसी बीच आशीष दिव्या के पड़ोस वाला घर छोड़कर करणी विहार में रहने चला गया। साल 2015 में दिव्या ने एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर ली और इसी एलएलबी की पढ़ाई जैसे उसने पूरी की और उसे लगा कि अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। एलएलबी करने के बाद मैं कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। किसी पर पैसों के लिए हमें रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी पर बोझ बन के रहूं। लिहाजा उन लोग दोनों ने डिसाइड किया कि अब ये समय आ गया है कि हम अपने माँ बाप को इस बात की खबर करें कि हमने 2011 में ही शादी कर ली है। 2015 में दिव्या ने एक दिन हिम्मत जुटा के आशीष से अपनी शादी की बात माँ बाप को बता दी। दोनों बहुत नाराज हुए और दिव्या को ये कहा कि फ़ौरन मेरे घर से अपना सामान लेकर निकल जाओ, मेरे घर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है। दिव्या अपना सामान लेकर गई और आशीष के साथ करणी विहार वाले उसके मकान में रहने लगी। दिव्या का इस तरह चोरी छुपे दूसरी जाति के युवक से शादी कर लेना, ये बात उसके पिता विजय कुमार और माँ रानी देवी और भाई राकेश तीनों को नागवार गुजरा। राकेश इसलिए और ज़्यादा खफा था कि उसके साथ पढ़ने वाले दोस्त आशीष ने उसकी बहन से शादी की और दोस्ती में विश्वासघात किया। इधर दिव्या और आशीष अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थे।
आशीष प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम करता था। दिव्या के माता पिता और भाई लगातार दबाव डाल रहे थे कि वो आशीष से अपना संबंध तोड़ ले, लेकिन और उन्होंने कई बार दिव्या को अपने साथ घर ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। आशीष की शिकायत पर पुलिस ने उसके मर्डर से करीब 6 महीने पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था दिव्या के माता पिता और भाई पर कि वो कभी आशीष के घर नहीं जाएंगे। जनवरी 2017 में दिव्या प्रेग्नेंट हो गई। उसके कुछ महीनों बाद माँ से उसकी बातचीत शुरू हुई। माँ ये कहती थी कि चलो अब जो तुमने किया और किया, ये बच्चे की देखभाल करो और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। प्रेगनेंसी के पीरियड में माँ से संबंध में जब तमाम सावधानियाँ और तमाम चीज़ें माँ बताया करती थी, तो इस तरह बात शुरू हुई। विजय कुमार और उसका परिवार आशीष को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। दिव्या से चूंकि माँ की बात शुरू हुई तो दिव्या को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, उनकी नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन ऐसा था नहीं। उधर पिता विजय कुमार को लगा कि अब ये बेटा भी इसका अगर हो गया, या मतलब जो संतान उत्पन्न हो गई, फिर इस शादी से या इस रिश्ते से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आशीष को अपने रास्ते से हटाने का प्लान शुरू किया। विजय कुमार ने अपने पुराने दोस्त और पूर्व पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार, उनका भी नाम विजय कुमार था, उनको ये बात बताई। विजय कुमार ने आशीष को रास्ते से हटाने के लिए कीचक गांव के रवि उर्फ रविंद्र शेखावत से उसको मिलवा दिया। रवि ने 3 लाख रुपए में आशीष की हत्या करने की सुपारी ली और दोनों विजय, मतलब बाप भी और उनके दोस्त विजय भी और रवि, तीनों मिलकर ये उसके घर की रैकी करने लगे। वो कितने बजे निकलता है, कितने बजे आता है, कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है, कहाँ चाय पीता है, ये सब बातें वो नोट करने लगे। लेकिन ये सब बातें करते करते 6 महीने का समय निकल गया और जो इनके दोस्त थे और जिनको 3 लाख रुपए दिया गया था, जिस बदमाश को, रवि को, ये दोनों ही उसका काम नहीं कर पा रहे थे। तो बाप विजय और अधीर हो गए और उन्होंने अपने उसी दोस्त विजय कुमार से मिलकर भाड़े के 2 और शूटर तैयार किए। लोसल स्थित भैरोपुरा के रामदेव लाल और लांडनू के विनोद गोरा को भी 2 लाख रुपए में आशीष की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया, अपने दामाद की हत्या के लिए। पूरी प्लानिंग के तहत विजय कुमार यानी दिव्या के पिता, उसकी मां रानी देवी और किराए के दोनों शूटर रामदेव लाल और विनोद गोरा 17 मई को 2017 को सुबह कस्तूरबा बिहार में बेटी दामाद के घर पहुंचे। विनोद गोरा कार के पास खड़ा रहा जबकि विजय कुमार, रानी देवी और रामदेव लाल अंदर गए। रामदेव लाल ने आशीष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या की और वहां से फरार हो गया। पूछताछ में ये पता लगा कि फरार होने के बाद विजय कुमार और उनकी पत्नी रानी देवी बगरू के पास उन्होंने दोनों शूटर्स को उतार दिया और उनको 50-50 हज़ार रुपए दे दिए और सीधे नागौर जिले में आए, जहां उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात हुई। उन्होंने आशीष का काम तमाम करने के बारे में अपने बेटे को बताया और अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी। दोनों डीडवाना से नागौर, फालोदी, रामदेवरा होकर सूरतगढ़ पहुंच गए। सूरतगढ़ से विजय कुमार ने पत्नी रानी देवी को बस में बिठाकर सीकर भेज दिया। वहीं विजय कुमार खुद बीकानेर हिसार होते हुए हरियाणा के कैथल पहुंच गया। वारदात के कुछ दिन बाद तक हाईकोर्ट ने यह आदेश किया, क्योंकि दिव्या ने हाईकोर्ट में ये अर्जी लगाई कि ये लोग मेरे पति को मारने के बाद मेरे बच्चे की हत्या के लिए मेरी कभी भी जान ले सकते हैं और गवाहों की भी हत्या ये कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने काफ़ी दिन तक सुरक्षा मुहैया कराई दिव्या की याचिका पर। दिव्या और उसके पड़ोसी जो उसमें गवाह हैं इस मुकदमे में, इनकी सुरक्षा के लिए। फिर दोनों शूटर्स की तलाश के लिए पुलिस मुंबई और गोवा में बराबर जहाँ जहाँ खबर लगती थी वहाँ पुलिस दबिश देती थी
गोवा पहुंचने से पहले वहां से ही निकल गए। दोनों पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। पुलिस को इस बीच में पता लगा कि नागौर जिले के कुचामन सिटी की कृष्णा कॉलोनी के एक मकान में दोनों शूटर विनोद और रामदेव छिपे हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने 5 जून 17 मई की इस घटना के बाद 5 जून को देर रात वहां पर रेड की। उसमें रेड में विनोद गोरा तो पकड़ा गया, लेकिन रामदेव लाल एक दिन पहले ही वहां से कहीं निकल गया। बाद में पता चला कि विनोद और रामदेव कुचामन में स्टूडेंट बनकर कमरा किराए पर लेकर फरारी काट रहे थे। आखिरकार मेन शूटर रामदेव को जयपुर पुलिस ने जोधपुर के पीपाड़ सिटी में पकड़ लिया। उसे जब पकड़ा गया तो वो नींद में था और एक पत्थर फैक्ट्री में मजदूरों के लिए बने कमरे में सो रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि आशीष को गोली मारने के बाद वो सूरत, मुंबई, गोवा होते हुए कुचामन गया और उसके बाद कुछ दिनों से वो फरारी काटने के लिए पीपाड़ सिटी में मजदूरी करने लगा था। फिलहाल इस केस का ट्रायल चल रहा है। पुलिस ने एविडेंस जो संभव हैं वो ट्रायल के समय उन सबको प्रस्तुत किया है और हमें उम्मीद है कि इतनी निर्मम हत्या, बेटी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार, ये सब करने वाले जो अपराधी हैं उनको अदालत में ट्रायल के बाद, जब ट्रायल पूरा होगा, जरूर इनको सजा मिलेगी। आज की घटना देखिए, घटना के 7 साल हो गए हैं पर आज भी घटना जीवंत है। ऑनर किलिंग सुनने और कहने में तो सिर्फ एक शब्द है, ऑनर किलिंग, लेकिन इसके पीछे या इसमें जो समाहित है वो घृणा, बदला, धूमिल होने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा, वेंजेंस, क्रोध, रक्त पिपासा, ये सब कुछ इसी एक शब्द में शामिल है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे, समाज में जीना मुश्किल हो गया है और जहाँ कहाँ जाकर मुंह छिपाएं, इससे अच्छा है कि जान ले लें या जान दे दें। ये सारी भावनाएं माता पिता और उस परिवार पर हर इस कदर हावी हो जाती हैं कि रिश्ते नातों से ऊपर हो जाती हैं। ये भावनाएं जो मैंने आपको भी बताई हैं। अपनी मर्जी से उस लड़की ने शादी क्या कर ली कि वो उनकी पुत्री ही नहीं रह गई। जिस माँ ने पैदा किया उसकी सारी ममता मर गई और वो क्रोध और घृणा उसके मस्तिष्क पर सवार हो गई कि गर्भवती बेटी के सामने दामाद की हत्या कर दी गई। बेटी का बाल पकड़कर घसीटकर उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की गई कि कहीं ये गवाही न दे दे, और साथ में ले जाएंगे, हो सकता है उसे भी मार देते, कहीं फेंक देते या उसे परसू करते कि उनके खिलाफ गवाही न दे। ये ऐसी घटना थी जो कम से कम मोहल्ले वालों ने देखी, जब बाल पकड़कर घसीट कर बाहर ला रहे थे गर्भवती लड़की को, कि इतना विभत्स दृश्य था जो पुलिस को वहाँ मौके पर लोगों ने बताया कि किसी की भी रूह सुनकर कांप जाएगी। और वहाँ मौके पर क्या हुआ होगा, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में एक नाट्य रूपांतरण किया गया है, बड़ा अच्छा सा नाट्य रूपांतरण है। अपने इस वीडियो के लास्ट में दैनिक भास्कर के सौजन्य से वो वीडियो में डाल रहा हूँ, जिसको थोड़ा जिसे कहते हैं कम समझ में आ रहा हो, चूँकि डिटेल ज़्यादा हो गया, पात्र बहुत हैं, तो उस आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, हमने माना कि पहले जब कोई संसाधन नहीं थे, गांव की बात गांव से आगे नहीं बढ़ती थी। गांव में अगर इस तरह की कोई बात होती थी तो सामाजिक बहिष्कार का डर रहता था। गांव है, 500-700-800 लोग रह रहे हैं, इस तरह की कोई घटना हुई तो वो भाई इनका दाना पानी बंद करिए, इनके यहाँ आना जाना बंद करिए, इनको अपने कार्य प्रयोजन में बुलाना बंद करिए। ये सामाजिक बहिष्कार गांव-गांव हुआ करते थे। लेकिन और समाज उसकी सामूहिक प्रतिक्रिया करता था। अगर समाज के हिसाब से कोई बात गलत हुई है, जैसे इसमें दूसरी जात की लड़की से उस लड़के की शादी, लड़की की शादी दूसरी जात के लड़के से हुई है,
तो ये सामूहिक प्रतिक्रिया गांव की तरफ से होती है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, बदल ही नहीं बहुत बदल गया है। बहुत तेज कम्युनिकेशन है और अब आपको कौन सा समाज बहिष्कृत कर सकता है? बहुत से ऑप्शन हैं, आप कहीं जाएंगे कहीं आपको रोजी रोटी मिल जाएगी। पहले ये था कि एक बार समाज ने गांव के किसी व्यक्ति को या परिवार को बहिष्कृत किया तो कहीं दूसरे गांव में भी उसको ठौर नहीं मिलती थी। अब ऐसा संभव नहीं है, कौन करेगा बहिष्कार? तो अब वो नहीं है कि रोटी बेटी का संबंध खत्म करिए, किसी इन लोगों को कहीं जाने मत दीजिए, कहीं बसने मत दीजिए, कोई किसानी का काम मत करने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं रह गया। अब आप भी स्वतंत्र हैं। आप देखिए, कोशिश कर सकते हैं कि आपको जो अच्छा नहीं लगता उसको रोकने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। और जब ज़माना ही बदल रहा है तो आपको भी ज़माने के साथ बदलना होगा, ज़रूर बदलना होगा। और बदलिए अपने आप को ज़माने के साथ, खुद जिएं और दूसरों को भी जीने दें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं माँ पापा, मैं बता नहीं सकती आपको मैं कितना खुश हूँ। मुझे पहले ही बता दिया होता आप लोग आने वाले हैं, सरप्राइज। कैसी है? तूने तो बिना बताए ही शादी कर ली, ऐसे भी क्या नाराज हुए? पर अब तेरी जिम्मेदारी हमारी है, नया मेहमान जो आने वाला है। बेटा एक काम कर, हमारे साथ बिहार चल, हम वहाँ तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नहीं पापा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पापा ये कौन है? रिश्तेदार हैं, इन्हीं के घर आए थे, सोचा तुमसे भी मिलते चले। बेटा दामाद जी कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहे। वो सो रहे हैं, अभी बुलाती हूँ। बहुत खुश होंगे आप सबको यहाँ देखकर। आपने गुस्सा छोड़कर हमको माफ कर दिया, अभी बुला कर लाती हूँ। तैयार रहना। मम्मी पापा नमस्ते। आज के दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आपने हमें माफ कोहराम मच गया। पति की लाश थी, हंसता खेलता परिवार खत्म हो चुका था और हत्यारे थे उसी के सगे माँ बाप। ऑनर किलिंग के बाद ये परिवार यहाँ तक नहीं रुका। चल हमारे साथ, चल चल। अपनी प्रेग्नेंट बेटी को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। भाई जी भीड़ इकट्ठी हो गई, चलो छोड़ो इसे, जल्दी करो। वो उसे यहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जुटना शुरू हो रहे थे। तो ये माँ बाप अपनी बेटी को वहीं छोड़ बाहर खड़ी कार पे फरार हो गए।